भारतीय गिलहरियाँ जैसे कि आम भारतीय पाम गिलहरी फुनम्बुलस पाल्मारम एक वृक्षावासी जीवन शैली के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। उनके घोंसले बनाने के व्यवहार में पेड़ों पर ऊंचाई पर टहनियों और पत्तियों से गोलाकार घोंसले बनाना शामिल है, जिन्हें ट्रे कहा जाता है, जो शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। उनकी भोजन रणनीति में कैचिंग शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण उत्तरजीविता तंत्र है जहाँ से अतिरिक्त भोजन को दफन कर संग्रहित करते हैं। यह व्यवहार बीज प्रकीर्णन में भी योगदान देता है। उनका आहार सर्वाहारी होता है, हालांकि वे मुख्य रूप से पौधे आधारित भोजन पर निर्भर रहते हैं। वे इसे कीड़े, इल्लियों और कभी-कभी पक्षियों के अंडे जैसे पशु प्रोटीन के साथ पूरक करते हैं, जो उनकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। आवास और घोंसला मुख्य रूप से वृक्षावासी पेड़ों में रहते हैं। टहनियों, पत्तियों, घास का उपयोग करके ड्रे नामक घोंसले बनाते हैं। आमतौर पर पेड़ की शाखाओं के जोड़ का खोखल में आहार और भोजन व्यवहार सर्वाहारी आहार में मेवे, बीज, फल, फूल, छाल, कीड़े और पक्षियों के अंडे शामिल हैं। भोजन संचय कैचिंग वे कमी की अवधि के लिए भोजन को दफनाकर संग्रहित करते हैं, जो बीज प्रकीर्णन में सहायता करता है। सामान्य भारतीय प्रजाति भारतीय पाम गिलहरी इसकी पीठ पर 3 सफेद धारियों से पहचानी जाती है। भारतीय विशाल गिलहरी मालाबार विशाल गिलहरी है, एक बड़ी बहुरंगी पेड़ की गिलहरी जो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। पारिस्थितिक भूमिका महत्वपूर्ण बीज प्रकीर्णन के रूप में कार्य करती है, जो वन पुनर्जनन और स्वास्थ्य में योगदान देती है। शिकारी पक्षियों और सांपों जैसे शिकारियों के लिए शिकार के रूप में काम करती है, जो खाद्य जाल में भूमिका निभाती है। तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती नहीं। वो पेड़ के 2 तनों के बीच में या खोल में क्या होते हैं, अपना बिल बनाते हुए अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है। ये सही है। वे सर्वभक्षी होते हैं, ये भी सही है। तो केवल 2 होगा, बी होगा आंसर उसका। भारतीय गिलहरी मुख्य रूप से वृक्षावासी पेड़ों पर रहने वाली होती है और पेड़ों की शाखाओं में घोंसले बनाती है, जिन्हें ट्रे कहा जाता है, न कि जमीन में बिल बनाकर। दूसरा, वे कैचिंग नामक व्यवहार प्रदर्शित करती है, जिसमें वे बाद में पुनः प्राप्त करने के लिए मेवे और बीज जैसे खाद्य पदार्थों को जमीन में गाड़ देती है। यद्यपि उनका आहार मुख्य रूप से शाकाहारी मेवे, बीज, फल होता है, वे कीड़े और पक्षियों के अंडे भी खाते उन्हें सर्वाहारी बनाता है। तो उन्हें क्या करता है? सर्वाहारी बनाता है। दूसरा 22 मूल अवधारणा यह प्रश्न जानवरों के उपकरण के उपयोग के ज्ञान का परीक्षण करता है, जो उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक प्रमुख संकेतक है। जबकि कई जानवर उपकरण का उपयोग करते हैं, कीड़ों के लिए छेदों की जांच करने के लिए एक छड़ी बनाने का विशिष्ट व्यवहार ओरंगुटान में एक अच्छी तरह से प्रलेखित गुण है। यह व्यवहार उनकी आबादी के बीच समस्या समाधान कौशल और ज्ञान के सांस्कृतिक प्रसारण को प्रदर्शित करता है। चिंपैंजी जैसे अन्य प्राइमेट भी उपकरणों का उपयोग करते हैं, उदाहरण के लिए दीमक पकड़ने के लिए, लेकिन दिए गए विकल्पों में से ओरंगुटान भोजन खोजने की इस विशिष्ट विधि के लिए सही उत्तर है। तार्किक ओरंगुटान पोंगो प्रजाति ये महान वानर है जो केवल बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये जटिल उपकरण उपयोग प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि कीड़े, बीज प्राप्त करने के लिए छड़ियों का उपयोग करना और पत्तियों को छाते के रूप में पानी पीने के लिए उपयोग करना। संरक्षण स्थिति आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मुख्य रूप से निवास स्थान के नुकसान के कारण। अन्य जानवरों के उपकरण का उपयोग चिंपैंजी दीमक पकड़ने के लिए छड़ियों और नट्स को तोड़ने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हैं। समुद्री ऊदबिलाव कठोर खोल वाले शिकार को खोलने के लिए चट्टानों का उपयोग करते हैं। न्यू कैलेडोनियन कौवे लार्वा निकालने के लिए टहनियों के जटिल हुए हुक वाले उपकरण बनाते हैं। फिशिंग कैट दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली जो आर्द्र भूमि से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। संरक्षण वल्नरेबल होता है। स्लॉथ बेयर भारतीय उपमहाद्वीप की एक मिरमेकोफेगस कीटभक्षी भालू प्रजाति संरक्षण स्थिति सुभेद वल्नरेबल है। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीड़ों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? तो जो है ओरंग उटैन है। ओरंग उटैन है। ओरंग उटैन है। आंसर होगा बी ओरंग उटैन। फिशिंग कैट यह प्रजाति आर्द्र भूमि में मछली का शिकार करने के लिए अनुकूलित है और कीड़ों के खोजने के लिए उपकरणों का उपयोग करने के लिए नहीं जानी जाती। ओरंगुटान अत्यधिक बुद्धिमान प्राइमेट है जो अपने परिष्कृत उपकरण निर्माण और उपयोग के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कीड़ों को निकालने के लिए छड़ियों का उपयोग करना शामिल है। ऊदबिलाव यद्यपि समुद्री ऊदबिलाव संघ को तोड़ने के लिए चट्टानों का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध है, वे पेड़ों से कीड़ों को खुरचने के लिए छड़ियों का उपयोग नहीं करते हैं।
स्लॉथ बेयर यह भालू दीमक जैसे कीड़ों तक पहुंचने के लिए अपने शक्तिशाली पंजों और लंबे थूथन का उपयोग करता है, जो बाहरी उपकरण के बजाय शारीरिक अनुकूलन पर निर्भर करता है। कोई भी प्राथमिक पारिस्थितिक भूमिकाओं के आधार पर विकल्पों को समाप्त कर सकता है। फिशिंग के जलीय वातावरण से जुड़े हैं। स्लॉथ बेयर कीड़े खाने के लिए अपने शारीरिक अनुकूलन पंजे के लिए प्रसिद्ध है। उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। ऊद-बिलाव चट्टानों का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। छड़ियों का नहीं, यह ओरंगुटान को छोड़ देता है, जो अत्यधिक बुद्धिमान प्राइमेट है, जो जटिल उपकरण उपयोग के लिए सबसे प्रशंसनीय उम्मीदवार है। फिर आता है 23 मूल अवधारणा। हाइड्रोक्लोरोकार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन परमाणुओं से युक्त मानव निर्मित कार्बनिक यौगिक है। इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) के विकल्प के रूप में विकसित किया गया था, क्योंकि वे समतापमंडलीय ओजोन परत को नष्ट नहीं करते। हालांकि इन्हें HFC शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) बहुत अधिक है, जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को 2016 में विश्व स्तर पर HFC के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए अपनाया गया था। तार्किक उन्मूलन और शिक्षित अनुमान। यह जानना महत्वपूर्ण है कि HFC ने CFC की जगह ली है। CFC का प्रसिद्ध रूप से एरोसोल और प्रशीतन एयर कंडीशनिंग में उपयोग किया जाता था, जिसमें फोम इंसुलेशन भी शामिल है। यह कम से कम 2 विकल्पों की पुष्टि करता है। अग्निशामक अक्सर हैलोजेनेटेड यौगिकों का उपयोग करते हैं, जिससे HFC एक संभावित उम्मीदवार बन जाता है। हालांकि स्नेहक मौलिक रूप से भिन्न तेल ग्रीस होते हैं और रासायनिक रूप से गैसीय प्रशीतकों से अलग होते हैं। यह स्नेहक को सबसे संभावित गलत विकल्प बनाता है, जिससे उत्तर केवल 3 पर पहुंच सकता है। HFC बनाम CFC HFC इसमें क्लोरीन नहीं होता, इसलिए वे ओजोन परत को नष्ट नहीं करते। CFC या HCFC इसमें क्लोरीन होता है, जो ओजोन क्षरण का कारण बनता है। ये तीनों ही शक्ति ग्रीन हाउस गैसें हैं। HFC के प्रमुख अनुप्रयोग प्रशीतक, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वाहनों और भवनों में, रेफ्रिजरेटर में, एरोसोल प्रणोदक, मीटर्ड डोज इनहेलर और तकनीकी स्प्रे जैसे उत्पादों में, फोम ब्लोइंग एजेंट, पॉलीयूरेथेन और पॉलीस्टाइनिन जैसे इंसुलेशन फोम के लिए, अग्निशामक अग्नि सुरक्षा प्रणालियों में स्वच्छ एजेंट के रूप में। किगाली शोधन 2016 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन। इसका उद्देश्य 2040 के दशक के अंत तक HFC की खपत को 80 से 85 तक कम करना है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। HFC के विकल्प हाइड्रोक्लोरोओलेफिन HFO HFC की तुलना में कम GWP, प्राकृतिक प्रशीतक, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रोपेन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एरोसॉल फोम एजेंट, अग्निमंदक, स्नेहक, लुब्रिकेंट उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? तो अग्निमंदक, स्नेहक तो नहीं है। तीनों होगा, तीनों एरोसॉल फोम एजेंट अग्निमंदक। ये तो हमने पढ़ लिया था शायद। फिर 24 आता है। कार्बन बाजार ऐसी व्यापारिक प्रणाली है जहां कार्बन क्रेडिट या भत्ते खरीदे और बेचे जाते हैं। वे कार्बन उत्सर्जन पर एक मूल्य निर्धारित करने के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके 2 प्रमुख कारक हैं: कैप एंड ट्रेड प्रणाली, जहां सरकार उत्सर्जन पर एक सीमा कैप निर्धारित करती है और परमिट जारी करती है या नीलाम करती है, और बेसलाइन एंड क्रेडिट ऑफसेटिंग प्रणाली, जहां उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को क्रेडिट मिलता है, जबकि प्राथमिक लक्ष्य लागत प्रभावी ढंग से उत्सर्जन की कमी लाना है। कई कैप एंड ट्रेड बाजारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता सरकार द्वारा भत्तों की नीलामी है, जो सीधे निजी क्षेत्र खरीदारों से राज्य को संसाधनों का हस्तांतरण करती है। कार्बन बाजार के प्रकार। कैप एंड ट्रेड कुल उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित की जाती है और भत्तों का व्यापार किया जाता है। उदाहरण: यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली EU ETS। फास्फेटिक क्रेडिटिंग परियोजनाएं उत्सर्जन कम करने के लिए व्यापार योग्य क्रेडिट अर्जित करती हैं। उदाहरण: क्योटो प्रोटोकॉल के तहत यह स्वच्छ विकास तंत्र CDM।
अंतर्राष्ट्रीय ढांचा पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों को अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों के माध्यम से अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारतीय संदर्भ ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में भारत एक घरेलू कार्बन स्थापित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक बनाम द्वितीयक कार्य। प्राथमिक कार्यालय लागत प्रभावी ढंग से उत्सर्जन को कम करना है। नीलामी के माध्यम से राज्य के संसाधन हस्तांतरण एक द्वितीयक कार्य या एक नीतिगत डिजाइन विकल्प है, न कि मूल उद्देश्य। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। कथन क्या है? एक कथन एक और एक कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है गलत। कथन एक कथन दो दोनों सही तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। तो कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है, बी होगा आंसर। कथन एक कार्बन बाजार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए एक लचीला लागत प्रभावी बाजार आधारित तंत्र प्रदान करते हैं। कई कार्बन बाजार प्रणालियां जैसे कि कैप एंड ट्रेड में राज्य उत्सर्जन भत्तों की नीलामी करता है, जिससे निजी कंपनियों से सरकार को वित्तीय संसाधन हस्तांतरित होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। सामुदायिक रिजर्व भारत में एक संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी है जिसे वन्य जीव संरक्षण शोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह निजी या सामुदायिक भूमि पर स्थापित किया जाता है जहां स्थानीय समुदाय संरक्षण प्रयासों में भाग लेने के इच्छुक होते हैं। रिजर्व के प्रबंधन का प्राथमिक अधिकार राज्य सरकार द्वारा गठित सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति के पास होता है। इस मॉडल का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को स्थानीय लोगों के पारंपरिक आजीविका अधिकारों के साथ संतुलित करना है, जिसे स्थापित राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों के बाहर वन्यजीव आवासों की रक्षा के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण बनाया जाता है। याद रखने योग्य बात यह है, कानूनी ढांचा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36C के तहत स्थापित। इसके लिए भूमि के मालिक समुदाय या व्यक्तियों से सहमति की आवश्यकता होती है। शासन संरचना एक सामुदायिक रिजर्व प्रबंधन समिति द्वारा प्रबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन की एक सलाहकार और निगरानी भूमिका होती है, जो तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अनुमान बनाम निषेध गतिविधियां। अनुमान गैर इमारती लकड़ी वनोपज एनटीएफपी का स्थायी संग्रहण, पारंपरिक कृषि पद्धतियां और अन्य आजीविका गतिविधियों जो वन्यजीवों के लिए हानिकारक नहीं है। निषिद्ध शिकार, अवैध शिकार और कोई भी गतिविधियां जो स्थानीय वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, सख्त वर्जित है। महत्व ये रिजर्व बड़े संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले बफर जोन या गलियारों के रूप में कार्य करते हैं, जो वन्य जीवों की आवाजाही और एक परिदृश्य स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय संरक्षित अधिसूचित कर देते हैं तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे बनकर नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। तो नहीं, ये नियंत्रक या प्राधिकारी नहीं बनता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। हाँ, शिकार की अनुमति नहीं होती। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रहण करने की अनुमति होती है। हाँ, अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। हाँ, ये भी होती है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। तो 3 सही होगा, आंसर सी होगा। केवल 2 सही है। कौन कौन से 2 सही है? 3 सही होने से गलत। पहला गलत है, शासी प्राधिकरण समुदाय रिजर्व प्रबंध समिति होते ही, न कि राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन। कथन दो सही, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित क्षेत्र होने कारण शिकार करना सख्त वर्जित है। तीसरा भी सही, स्थायी रूप से गैर इमारती लकड़ी वनोपज एनटीएफपी का संग्रह एक पारंपरिक अधिकार है जिसकी आमतौर पर अनुमति होती है। चौथा सही है, पारंपरिक कृषि और आजीविका प्रथाओं की अनुमति है जब तक कि वे प्रबंधन योजना द्वारा विनियमित संरक्षण लक्ष्यों के अनुकूल हो। पारा एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यधिक विषैला है। इसके प्रमुख मानव जनित स्रोत में कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने का खनन और बिजली संयंत्र में कोयले का दहन शामिल है। जलीय वातावरण में बैक्टीरिया पारे को और बिजली संयंत्र में कोयले का दहन शामिल है। जलीय वातावरण में बैक्टीरिया पारे को मिथाइल मरकरी में बदल सकते हैं, जो एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। यह यौगिक जीवों में जैव मिथाइल मरकरी में बदल सकते हैं, जो एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। यह यौगिक जीवों में जैव संचयित होता है और खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर जैव आवर्धित होता है, जिसे शिकारी मछलियों
में इसकी उच्च सांद्रता हो जाती है। इस वैश्विक मुद्दे के समाधान के लिए इसके प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए पारे पर मिनामाता कन्वेंशन 2013 को अपनाया गया था। याद क्या रखना है, पानी की प्रमुख स्रोत मानव जनित कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने का खनन सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद कोयला जलाना, लौह धातु उत्पादन और सीमेंट उत्पादन का स्थान आता है। प्राकृतिक ज्वालामुखी विस्फोट और चट्टानों का अपक्ष है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, यह एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। इसके संपर्क में आने से कंपी, स्मृति हानि और न्यूरो मस्कुलर प्रभाव हो सकते हैं। यह भ्रूण और छोटे बच्चों के विकास के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। मीना-माता रोग गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। पारे पर मीना-माता कन्वेंशन 2013 में अपनाई गई और 2017 में लागू हुई एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि है। इसका उद्देश्य पारे की आपूर्ति और व्यापार को नियंत्रित करना, पारा-युक्त उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और उत्सर्जन को कम करना है। भारत इस कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है और इसकी पुष्टि कर चुका है। पर्यावरणीय चक्र, अकार्बनिक पारे को पानी और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा अत्यधिक विषैले मिथाइल मरकरी में बदल दिया जाता है। मिथाइल मरकरी जलीय और खाद्य जलों के माध्यम से जैव आवर्धित होता है, जिससे मछली का सेवन करने वाले मनुष्यों के लिए खतरा पैदा होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है? पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। सही। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषित होता है। पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो तीनों सही है। केवल 2 सही बता रहे हैं। पहला सही है, कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने का खनन वायुमंडल में मानव जनित पारा उत्सर्जन का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। इसमें सोने के मिश्रण के लिए पारे का उपयोग किया जाता है। दूसरा सही, कोयले में पारे की सूक्ष्म मात्रा होती है जो ताप विद्युत संयंत्र में दहन के दौरान वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जिससे यह प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है। तीसरा सही, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पारे के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षित स्तर नहीं है, क्योंकि थोड़ी मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण बन सकती है। कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन (सीसीएस) उन प्रौद्योगिकियों के समूह को संदर्भित करता है जो बिजली संयंत्र और औद्योगिक सुविधा जैसे स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करके जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए डिजाइन की गई है। कैप्चर की गई CO2 को वायुमंडल में छोड़े जाने के बजाय दीर्घकालिक रूप से संग्रहित किया जाता है। चर्चित विधियों में उन्नत अपक्षय बेसाल्ट जैसे चट्टानों का उपयोग करके मिट्टी में CO2 को बांधना, महासागरीय क्षारीयता वृद्धि, समुद्री CO2 अवशोषण बढ़ाने के लिए चूना जैसे पदार्थ मिलना और भूवैज्ञानिक सिक्वेस्ट्रेशन, परित्यक्त खदानों जैसे भूमिगत संरचनाओं में CO2 का इंजेक्शन शामिल है। याद क्या करना है? उन्नत चट्टान अपक्षय, भूमि पर पिसी हुई सिलिकेट चट्टान जैसे बेसाल्ट, ओलिविन का फैलाव CO2 खनिज के साथ प्रतिक्रिया करके स्थिर कार्बोनेट बनाता है, जिससे कार्बन हजारों वर्षों तक संग्रहित हो जाता है। इसका एक सह लाभ यह है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को मुक्त करके मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकता है। महासागरीय क्षारीयता वृद्धि, समुद्र की सतह पर क्षारीय खनिजों जैसे चूना, ओलिविन को मिलाना। यह समुद्र के pH को बढ़ाता है, जिससे वायुमंडलीय CO2 को बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में अवशोषित और संग्रहित करने की इसकी प्राकृतिक क्षमता बढ़ जाती है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित जोखिम अभी भी अनुसंधान के अधीन है और एक प्रमुख चिंता का विषय है। भूवैज्ञानिक सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) का एक घटक है। CO2 को औद्योगिक स्रोत से कैप्चर किया जाता है, तरल में संपीड़ित किया जाता है और भूमिगत गहराई में इंजेक्ट किया जाता है। उपयुक्त भंडारण स्थलों में समाप्त हो चुके तेल, गैस क्षेत्र, गहरे लवणीय जल वृत्त और गैर खनन योग्य कोयला पट्टे शामिल हैं। अन्य कार्बन हटाने की विधि, इसमें वनीकरण, पुनर्वनीकरण, बायोचार, डायरेक्ट एयर कैप्चर (DAC) और कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ बायो एनर्जी (BECC) शामिल है। क्वेश्चन क्या है? निम्न गतिविधियों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैल खेतों में बिछाना। सही। चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीय बढ़ाना। ये भी सही है। विभिन्न उद्योग द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खदानों के अंदर पंप करना। उपयुक्त गतिविधियों में कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्तीभवन (सीक्वेस्ट्रेशन) के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती है?
तो शायद तीनों है। आंसर होगा तीनों सही है। कथन एक, इस प्रक्रिया को उन्नत चट्टान अपक्षय के रूप में जाना जाता है, जो वायुमंडलीय CO2 को ग्रहण करने के लिए विषाक्त का उपयोग करती है। कथन दो, इस विधि को महासागरीय क्षारीयता वृद्धि कहा जाता है, जो महासागर की CO2 अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है। कथन 3, यह मानव भूवैज्ञानिक पृथक्करण तकनीक है, जो कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का एक प्रमुख हिस्सा है। अब 28, मूल अवधारणा। नागोया प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करना है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए भारत ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 बनाया। इस अधिनियम ने एक त्रिस्तरीय स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति, जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB). इस अधिनियम ने एक त्रिस्तरीय संरचना बनाई: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति (NBMC). BMC जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जैव विविधता रजिस्टरों (PBR) में स्थानीय जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करते हैं और इन संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय समुदायों को लाभ का हिस्सा मिले, जिससे पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) का मुख्य उद्देश्य पूरा होता है। नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) का एक पूरक समझौता। यह पहुंच लाभ साझाकरण (ABS) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 यह भारत में जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण के लिए प्रमुख कानून है। यह कार्यान्वयन के लिए एक विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय तंत्र स्थापित करता है। जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा गठित मुख्य कार्यों में जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना, बनाए रखना और मान्य करना शामिल है। वे वाणिज्यिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच को नियंत्रित करते हैं। उसके पास इस पहुंच के लिए शुल्क या संग्रहण शुल्क लगाने की शक्ति है। जैव विविधता रजिस्टर (PBR) एक कानूनी दस्तावेज जिसमें स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उसके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी अन्य पारंपरिक ज्ञान पर व्यापक जानकारी होती है। क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए: भारत में जैव विविधता प्रबंधन समिति नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। जैविक विविधता प्रबंधन समिति के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। दोनों सही है शायद। दोनों सही है। पहला, जैविक विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता प्रबंधन समिति की स्थापना करता है। नागोया प्रोटोकॉल के सिद्धांत विशेष रूप से पहुंच और लाभ साझाकरण (ABS) को लागू करने के लिए भारत का कानूनी ढांचा है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 के तहत BMC को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रहण शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार है। अब देखते हैं आगे। 29, चावल की खेती एक अनूठी कृषि प्रणाली है जो मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) दोनों एक प्रमुख मानव जनित स्रोत है। मीथेन का उत्पादन बाढ़ वाले धान के खेतों में कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन के दौरान मेथेनोजेनिक आर्किया द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के प्रयोग के बाद मिट्टी में नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण की सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। जल-भराव की स्थिति और गहन उर्वरक उपयोग का यह संयोजन चावल को इन दोनों शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों का विश्वास स्तर पर एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक बनाता है। याद क्या करना है? चावल से मीथेन (CH4) जलमग्न धान के खेतों की अवायवीय ऑक्सीजन रहित स्थितियों में उत्पन्न होती है। मेथेनोजेन नामक सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, जिससे मीथेन निकलती है। कृषि से नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) मुख्य रूप से फसलों पर सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग से होता है। मिट्टी के सूक्ष्मजीव नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं, जिससे N2O निकलती है।
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (GWP) मीथेन 100 वर्षों में CO2 से 25 गुना अधिक शक्तिशाली है। नाइट्रस ऑक्साइड 100 वर्षों में CO2 से लगभग 300 गुना अधिक शक्तिशाली है। संबंध तकनीकें वैकल्पिक गीला और सूखा AWD मिट्टी में ऑक्सीजन पहुंचकर मीथेन उत्सर्जन को कम करता है। चावल सघनीकरण प्रणाली SRI एक ऐसी विधि जो पानी के उपयोग और GHG उत्सर्जन दोनों को कम कर सकती है। निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? कपास, धान, गन्ना, गेहूँ। तो धान होगा। धान से चावल निकलेगा और चावल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला गलत कि मुख्य रूप से उर्वरकों से M2O का स्रोत है, मीथेन का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। चावल सही है। बाढ़ वाले धान के खेत मीथेन उत्पादन के लिए अवायवीय स्थिति बनाते हैं और नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का कारण बनाते हैं। गन्ना गलत, जबकि उर्वरक उपयोग से M2O उत्पन्न होता है। यह चावल की तरह मीथेन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। गेहूँ गलत, कपास और गन्ने के समान यह उर्वरकों से M2O का स्रोत है लेकिन मीथेन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मूल अवधारणा। आर्द्र भूमियों को जल शोधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अक्सर पृथ्वी के गुर्दे कहा जाता है। वे प्राकृतिक जैव फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, तलछट रोकते हैं, पानी से प्रदूषण को हटाते हैं। आर्द्र भूमि के भीतर जलीय पौधे और सूक्ष्मजीव कृषि अपवाह से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित और संसाधित करते हैं, जिससे नीचे की ओर जल निकायों में सुपोषण यूट्रोफिकेशन को रोका जा सकता है। वे अपने पौधों के ऊतकों को और मिट्टी में भारी धातुओं और अन्य विषाक्त पदार्थों को भी अलग करते हैं। यह नियामक पारिस्थितिक तंत्र सेवा नदी, झील और भूजल स्रोत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो गुर्दे के निस्पंदन और अपशिष्ट निष्कासन कार्य पूरी तरह से दर्शाती है। याद रखने योग्य बात क्या है? आर्द्र भूमि के प्राथमिक कार्य जल शोधन यानी गुर्दे प्रदूषकों, भारी धातुओं और अतिरिक्त पोषक तत्वों को छानता है। कौन? आर्द्र भूमि बाढ़ शमन, स्पंजन, अतिरिक्त पानी को अवशोषित और संग्रहित करना, बाढ़ की तीव्रता को कम करना, जैव विविधता हॉटस्पॉट वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करना, भूजल पुनर्भरण, पानी को भूमिगत जल वृत्तों में रिसने देना। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि के लिए खतरे: शहरीकरण और भूमि रूपांतरण, औद्योगिक और कृषि अपवाह से प्रदूषण, जल का विपथन और जल निकासी, आक्रामक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन। अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्र भूमि इसके गुर्दों की तरह काम करती है। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमि का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? आर्द्र भूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा अंतःस्त्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। शैवालों से वह पोषक आधार बनाता है जिस पर मत्स्य, पुरुषकवची, क्रिस्टेशियाई, मृदुकवचीय, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो आंसर है डी। जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं।